हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। और एसएससी जीडी में जाने के सपने को अगर आपने साकार करने का निश्चय कर लिया है तो इस बार सपना आपका पूरा होगा समर्पण सीरीज के साथ में। तो जल्दी से एक बार सभी मित्र जो है लाइक शेयर कर दीजिए। आज का बहुत ही बड़ा पर्व है। आज है दीपोत्सव। दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम जो है दुराचारी, दुष्ट और पापी और अहंकारी रावण का वध करके और अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद में। लेकिन आप सभी को ज्ञात हो कि जिस दिन भगवान राम लौटे उस दिन अमावस्या का पर्व था, यानी अंधेरा था। इसलिए लोगों ने कहा कि भगवान राम अगर आ रहे हैं तो उनको कहीं अंधेरा नजर नहीं आना चाहिए, उनको तो प्रकाश ही प्रकाश पर। आज तो पूरी अयोध्या प्रकाशमान होने वाली है, तो ऐसे में घी के दिए जला करके भगवान राम का स्वागत जो है किया गया था। इसलिए आज भी अपन घी के दिए जला करके और दीपावली का पर्व, इसे दीपोत्सव के पर्व के रूप में अपन इसको मनाते हैं। और आप सभी को ज्ञात हो कि भगवान राम जो है, राम के जीवन से अपन को सबसे बड़ी सीख धैर्य की परिभाषा अगर कहीं देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो भगवान राम के जीवन से अपन को मिलती है। क्योंकि राम जब गए तो राम बन करके गए थे और इतनी कठिनाइयों, इतनी पीड़ाएं वन में झेलने के बाद, यानी सीता का हरण, पिता का मरण, लक्ष्मण को मूर्छित होना, अनेकों पीड़ाओं का सामना करने के बाद जब लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके लौटे थे। इसलिए जीवन में कठिनाइयां तो आती है, भगवान राम के जीवन में भी आई थी, भगवान के जीवन में भी आई थी। हम तो सामान्य इंसान है, बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, क्योंकि भगवान को भगवान बनने के लिए कई सारी चोटें खानी पड़ती है। क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर नहीं पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता, पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। और यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है, दीपावली का त्योहार। और आप सभी को पता हो कि इस दीपावली के पर्व के दिन ही के अगले दिन जो है, या दीपावली से पहले अपन त्रयोदशी के दिन जो है धनतेरस का पर्व मनाते हैं। अपन नए बर्तन वगैरह जो है खरीदते हैं। रूप चतुर्दशी का त्योहार इसके बाद में, इसका अगला दिन आता है जिसे अपन काणती दीपावली बोलते हैं। और इसके बाद अगला दिन जो है वो राम यानी गोवर्धन पूजा इस दिन की जाती है, जो मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है गोवर्धन पूजा। कहते हैं कि इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को जो है जो अपनी अंगुली पर उठा लिया था और 7 दिन तक उठाए रखा था। और 7 दिन बाद इंद्र का अहंकार जब खत्म हुआ तो उसके बाद में जो है वापस वहां के जो ब्रजवासी थे उन सब की रक्षा भगवान कृष्ण ने गायों की रक्षा की थी। इसलिए आज भी गायों की पूजा जो है इस दिन की जाती है। और इसका अगला जो दिन होता है वो दिन दोस्तों आप सभी को ज्ञात हो, हम पूछते हैं भैया दूज का त्योहार। बहन और भाई के अटूट रिश्ते, अटूट प्रेम का त्योहार जो है वो भैया दूज का त्योहार होता है। ऐसी मान्यता रहती है कि इस दिन यमराज जो है अपनी बहन यमुना के घर, यम और यमी की आराधना इस दिन की जाती है। बोलते यमी यमुना और यम जो है यमराज। तो यमराज जो है अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां पर जो है यमुना ने उनको भोजन करवाया था और उन्होंने अपने भाई ने जो है अपनी बहन को उपहार भेंट की थी। इस उपलक्ष्य में आज भी जो है यमुना का स्नान इस दिन पवित्र माना जाता है। और यम और यमी की आराधना इस दिन, यानी यमराज और यानी यमराज की पूजा एक ही दिन की जाती है। बाकी यमराज जी को कोई याद नहीं करता है। हाँ, तो यमराज जी को आप याद कर लेना ताकि यमराज आपको याद न करें। तो यम और यमी की आराधना। एक दूसरी मान्यता यह भी रहती है कि इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने नरकासुर नामक राक्षस जो है उसका वध किया था। और वध करने के बाद में अपनी बहन सुभद्रा के घर गए थे। और इसलिए आज भी ये मान्यता रहती है कि जो बहनें हैं वो अपने पीहर पक्ष में यानी अपने भाई के घर आती है और घर आकर के बहन जो है अपने भाई को भोजन करवाती है अपने हाथों से। और भाई जो है अनेकों उपहार जो है बहन को भेंट करता है। भाई और बहन के अटूट प्रेम, अटूट रिश्ते का जैसे रक्षाबंधन का पर्व है, वैसे ही भैया दूज का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को ये यानी धनतेरस का पावन पर्व, रूप चतुर्दशी का, दीपावली का, गोवर्धन पूजा का और उसके बाद में भैया दूज के बहुत बड़े त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ में दोस्तों करते हैं आज के सेशन को हम प्रारंभ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। बता दीजिए जल्दी से आप लोग कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होता है। तो जल्दी से एक बार सभी हैप्पी दीपावली लिख दीजिए सभी, ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। भारत का संविधान भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य,
फ्लेक्सिबल, अनम्य, इनफ्लेक्सिबल, नम्य एंड अनम्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल दोनों ही भारत के संविधान की विशेषता अपन को देखने को मिलती है। देखो भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूं। भारत का संविधान जो है एक संसदीय प्रणाली का है। क्या है इसमें? संसदीय प्रणाली जो है भारत के संविधान देखने को मिलती है। इसमें अपन को संघवाद यूनियन का प्रावधान देखने को मिलता है। या मैं कहूं आपको भारत का संविधान जो है ये एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है भाई। भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला संविधान है भाई। ये रहा, कठोर एवं लचीला, यानी इसमें कठोरता भी देखने को मिलती है अपन को, लचीलापन भी देखने को मिलता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नम्य एंड अनम्य। ऐसे वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अपन को थोड़े से कंफ्यूजन डालते हैं, वैसे कठोर एवं लचीला भी कह सकते हैं आप इसे। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये रहा, बताओ। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? पहली बात तो ये ध्यान रखना, स्वेज नहर प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम नहर है, मानव निर्मित है, ध्यान रखें आप लोग। तो किसके द्वारा? फर्नांडिस डे लेसेप्स, जेम्स वोट के द्वारा, हेनरी ड्यूक के द्वारा, कार्ल फ्रीडरिक के द्वारा। जेम्स वोट ने आप सभी को पता हो भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाप का इंजन जो है इसका आविष्कार किसने किया था भाई? तो इसका आविष्कार जेम्स वोट के द्वारा किया गया था। जबकि स्वेज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डे लेसेप्स के द्वारा किया गया था। और स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है भाई। लाल सागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। और इस नहर के जुड़ने से कैसे फायदा हुआ? यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार का है वो मार्ग खुला भाई। यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है इससे, स्वेज नहर। आगे बात समझ में देखते हैं अपन। देखो स्वेज नहर के बारे में, ये रही भाई स्वेज नहर आपकी, ठीक है। 100 हाँ, ये देखो आपका रियाद एशिया का सेक्टर, ये कुवैत आ गया, इराक आ गया, बगदाद आ गया, ईरान आ गया, सऊदी अरब आ गया वगैरह जो है, इजिप्ट आ गया ये, ठीक है, अफ्रीका आ गया, ठीक है। तो ये आपके लाल सागर और ये आपका आ गया भैया भूमध्य सागर। ध्यान रखो आप लोग, भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ते हुए ये नहर जो है इसका निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। जॉर्डन है, ये सब इसके किनारे पर स्थित है। तो यहाँ आपको जानना किसके द्वारा? फर्डिनेंड, आपको नाम याद रखना है, इनके द्वारा स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, ये रहा, बताओ। और अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको अभी जिक्र कर ही रहा था आपके सामने कि दीपावली का पर्व है आज, और दीपावली के पर्व पर उत्कर्ष जो है आपके लिए लेकर आ गया है एक ट्रिपल धमाका ऑफर। और ट्रिपल धमाका ऑफर क्या है? जो आपके लिए 24 से लेकर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपके लिए वैलिड रहेगा। इस समय आपको एसएससी और रेलवेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है शानदार अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ में ही एक्स्ट्रा 3 मंथ्स वैलिडिटी आपको यहाँ मिल रही है, और रिकॉर्डेड कोर्स आपको यहाँ पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो इस कोर्स के साथ जुड़ करके आप लोग अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। और आप सभी को ज्ञात हो, आज ही अपने मोबाइल में आप लोग अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और इस दीपावली को सिलेक्शन वाली दीपावली बनाने के लिए अवश्य टीम उत्कर्ष के साथ में जुड़िएगा भाई। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेक्षण। आप सभी को ज्ञात हो कि जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं भाई। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। तो अब हमसे पूछा है कि व्यक्तिगत आपके कोई मतलब आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कहीं पर भी हनन होता है, तब आप जो है
किसका सहारा ले सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है आप कौन सी रिट याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होता है, अगर गवर्नमेंट छुट्टी नहीं हो तब 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। और दूसरा, उसे वकील व अपील पेश करने की अनुमति होगी भाई। वकील व अपनी अपील जो है वो पेश कर सकता है, दलील पेश कर सकता है, ये उसके पास अधिकार रहेगा, ध्यान रखो आप लोग। हाँ, परमादेश का मतलब क्या होता है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है उनको अपने अधिकार से आगे बढ़कर कार्य करने के लिए रोकता है, ध्यान रखो आप लोग। और इसके तहत और अधिक जानकारी अन्य न्यायालयों से जो है वो मांग सकता है। इसके तहत सार्वजनिक अधिकारी जो है गलत पद का उपयोग करता है, अपने पद का गलत उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ अपन रेट लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका राइट आंसर है। अगर आपसे बात पूछे, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट में जब अपन रिट लगाते हैं तो हाई कोर्ट में भी अपन 5 प्रकार के रिट लगा सकते हैं जब अपने अधिकारों का हनन होता है अनुच्छेद 226 के तहत। ध्यान रखो आप लोग, किसके तहत? 226 के तहत। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका राइट आंसर होगा। और ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है ये आर्टिकल, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है भाई। वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था संविधान की आत्मा। किसने कहा था? तो ध्यान रखें, संविधान की आत्मा कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर। कंप्लीट है भाई। तो सी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आ गया है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है, देखो एक सवाल पुस्तक का पक्का पूछते हैं एग्जाम में। ये सारे के सारे आपके जो पूछे गए क्वेश्चन है उनमें बुक का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई। चल नहीं देखे, हाँ अगला पॉइंट नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? विमल जालान के द्वारा, दीपक चोपड़ा के द्वारा, अमिताभ घोष के द्वारा, या फिर एन.के. सिंह। एन.के. सिंह कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। बता दीजिए जल्दी से, देखे करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या होता है? तो बिल्कुल ये पुस्तक लिखी गई है विमल जालान के द्वारा भाई। हाँ, एन.के. सिंह जो है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। 15वें वित्त आयोग के और 16वां वित्त आयोग का गठन की सिफारिश कर दी गई है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को भाई, अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमल जालान आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। और यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बता दो जल्दी से, देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों का उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है? संसद के जो सदस्य हैं उनको एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 104 है, 105 है, 82 है, या फिर 117 है? तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। संसद जो है अपने संविधान में आर्टिकल 79 में है, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा है आर्टिकल 80 और लोकसभा है 81। और अनुच्छेद 105 के तहत संसद के जो मेंबर है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको विशेष अधिकार जो है संसद प्रदान करता है। जैसे लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? रे लोकसभा में वर्तमान में है 543, पहले 45 होते थे, अब हट गए क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया है। 545 से 552 था, अब ये 550 हो गए। और राज्यसभा में 245, 250 अधिकतम। तो यहां आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा, बताओ देखे। हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? श्री हरिकोटा में है, त्रिवेंद्रपुरम में है, ट्राम्बे में है, या फिर बेंगलोर में है? बताओ देखे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो यह है त्रिवेंद्रम में, जान रखो भाई, आप जगह का नाम पूछा इसमें आपसे ना। हाँ, त्रिवेंद्रम आपका यहां करेक्ट आंसर होगा।
और यहां पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु केंद्र है। और बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय, ISRO, इसरो। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इंदिरा गांधी सरकार के समय की गई थी। और इसरो का भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, कब मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो वो है 23 अगस्त को भाई, 23 अगस्त को। इस दिन अपना चंद्रयान 3 जो है वो सफल लैंडिंग करता है चंद्रमा के दक्षिण साउथ पोल पर। ध्यान रखो आप लोग, इसलिए अपन जो है इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपन मनाते हैं इसको। हाँ, कंप्लीट है सभी के अंतरिक्ष दिवस के रूप में। और अब वर्तमान में अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ भाई, यह है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। तो त्रिवेंद्रपुरम आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है भैया, और यह भी ध्यान रख लेना कि इसरो के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट मत कर देना, आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखो, लगभग जो पद होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर। लेकिन इसमें आपसे ये पूछा किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, तो बताओ। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जो है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सेना का जो प्रमुख है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ज्ञात हो कि सेना में तो चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, और चाहे एयरफोर्स हो, एयरफोर्स हो, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। साथ में अब जोड़ दिया CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। इसकी नियुक्ति जो वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान, अनिल चौहान। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो, बता दूं जानकारी के लिए आप लोग, के मुख्य और अन्य जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट में भी ध्यान रखो आप लोग, किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर। और लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया है ए, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। ए आपका यहां बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो गया है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ये रहा, बताओ देखे। और हाँ, ये भी साथ में ध्यान रखना कि लोकसभा की अगर बात हो रही है तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, वासुदेव मावलंकर। और प्रथम उपाध्यक्ष M अयंगर। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई थी? मीरा कुमार। सेकंड हुई थी सुमित्रा महाजन। और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। और वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता कौन है? राहुल द्रविड़। अरे राहुल गांधी, द्रविड़ का नाम आ रहा है यार। और इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर कौन है वर्तमान में? तो सर्वाधिक बार जीत कर आने वाला प्रोटेम स्पीकर, तो वो है भर्तृहरि मेहताब, मेहताब। और ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। वर्तमान में DY चंद्रचूड़।
अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं? अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, विलायत खान या गुदई महाराज? इनमें से कौन से कलाकार हैं जो तबला बजाने के लिए फेमस हुए हैं? जैसे जाकिर हुसैन हुए हैं, बता दो जल्दी से देखे, कौन से कलाकार जो है वो तबला बजाने के लिए फेमस हुए हैं? चलो फोटो देख के बता दो, ऐसे नहीं बता सकते तो ये लो फोटो आ गई आपके, ये तबला वाद्य यंत्र देख रहे हो, तबला के प्रमुख कलाकार है ये। तो ये है भाई गुदई महाराज। कौन है? गुदई महाराज है भाई। तबला का सबसे प्रमुख कलाकार कौन है? जाकिर हुसैन है भाई। जाकिर हुसैन है। तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहा जाता है, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं अपन। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया रे? गुदई महाराज आपका करेक्ट आंसर। बिस्मिल्लाह खान आप सभी जानते हो, कौन सा है? सहनाई, सहनाइयों की सदा कह रही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? 3 अप्रैल 1952 को, 7 अप्रैल 1952 को, 22 अप्रैल 1952 को, 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पूछिए, ध्यान रखना आप लोग। हाँ जल्दी से बता दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। देखो लोकसभा की भी प्रथम बैठक कब हुई थी? 1952 में हुई थी। राज्यसभा की भी 1952 में हुई थी। जब लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान अपने ब्रिटेन से लिया गया, या ब्रिटिश संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो लोकसभा में जो है इसका नाम है हाउस ऑफ पीपल, इसका स्टेट ऑफ काउंसिल नाम था। 1954 में इनका नाम पे लोकसभा और राज्यसभा रखा गया था। अगर मैं आपसे पूछूं पहली लोकसभा कब बनी थी? 1952 में। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है बताओ? तो वर्तमान में चल रही है 18वीं लोकसभा। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम राज्यसभा कौन सी? 13 मई 1952 को। वर्तमान में कौन सी राज्यसभा चल रही है? तो वर्तमान प्रथम ही चल रही है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, इसलिए लोकसभा 18वीं है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। कंप्लीट है सभी के? और ध्यान रखें, इस दीपावली के सुनहरे अवसर पर आपको उत्कर्ष ऐप पर जितने भी टेस्ट सीरीज है वहां पर भी आपको शानदार फीचर आपको मिल रहा है, शानदार डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है। उत्कर्ष के सभी टेस्ट सीरीज पर ध्यान रखोगे आप लोग, अप टू 90% तक का डिस्काउंट चाहे। और ये ऑफर ध्यान रखना 24 से 3 तारीख ही रहेगा, ध्यान रखो। आज 31 हो गई है तो 1, 2 और 3। और इसमें चाहे आरपीएससी का कोई भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वगैरह ध्यान रखो आप लोग। और नॉर सेट में भी रीट लेवल फर्स्ट सेकंड कोई सा भी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट का हो, या पशु परिचर हो, या रेलवे के आपके संदर्भ में, या फिर एसएससी के संदर्भ में, एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज जो है अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करें और इस ऑफर का फायदा आप लोग उठाइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बता दो किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? ध्यान रखो आप लोग। गुप्त काल में, कुषाण वंश में, मौर्य काल में या चालुक्य वंश में? गुप्त काल, जिसका संस्थापक था श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक था फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में सर्वाधिक कला व संस्कृति का विकास हुआ था, इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी कहते हैं। मंदिर बनाने की कला पहली बार इसी समय आई थी, इतिहास का स्वर्णकाल। कुषाण वंश, जिसका संस्थापक था कुजुल कडफिशियस, और याद रहे इसका शक्तिशाली राजा हुआ था कनिष्क। यूची शाखा चीन के वंशज थे ये, और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। और
कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे पावरफुल राजा भी हुआ था भाई, ध्यान रखो आप लोग। इसने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के दिन शक संवत चलाई थी भाई। शक संवत जो भारत की राष्ट्रीय संवत है, राष्ट्रीय संवत। और गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के दिन 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाई थी भाई। गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भाई, ध्यान रखो आप लोग। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, जो घनानंद को हरा करके राजा बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य के सहयोग से किसको हराता है भाई? नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करता है। घनानंद मारा जाता है और मगध पर जो है मौर्य वंश की नींव लग जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में भाई अजंता की जो गुफाएं हैं। अगर आपसे ये पूछते कि एलोरा गुफाएं तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा समय इसका निर्माण हुआ था। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया है। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में भाई। एलोरा की गुफाएं भी कहां? एलोरा के कैलाश मंदिर भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर? संभाजी नगर में। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, संभाजी नगर हो गया अब। यही बना हुआ बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब की बेगम जो थी दिलशाद बानो बेगम की याद में बनाया गया था। बीबी का मकबरा दक्षिण भारत का ताजमहल जिसे कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। ये देखो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर अजंता की गुफाएं भाई। गए और कभी? डर तो नहीं लग रहा देख करके? अजंता की गुफाएं हैं ये। हाँ, अजंता हुई, एलोरा की गुफाएं हैं, ध्यान रखो आप लोग। हाँ, एलोरा के कैलाश मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? रामदास जी, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे या शिवाजी महाराज? तो बाल गंगाधर तिलक भाई। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेश महोत्सव जो है, शिवाजी और गणेश महोत्सव जो है ये सबसे बड़े उत्सव है यहाँ के। और इन उत्सवों को बड़े स्तर पर लॉन्च करने वाले जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखो भाई आप लोग। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और 1895 ईस्वी में पहली बार अपने भारत में अधिकारों की मांग करने वाले कौन थे? तो अधिकार की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक भाई, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी उपाधि है छत्रपति की, ध्यान रखे भाई आप लोग। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य हमारे साथ में साझा कीजिएगा। और उम्मीद करूंगा कि दीपावली के पर्व पर आप पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और लास्ट दीपावली भी मनाइए। दीपावली के बाद में जो है विधिवत वापस तैयारी में जो है आप लोग लग जाइए। अगली दीपावली जो है आपको लक्ष्मी जी साथ ही मनाना है। अकेले कितने दिन मनाओगे? ध्यान रखो आप लोग। लक्ष्मी को ला करके और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी जी मनाओ, ताकि लक्ष्मी जी को आसानी से मना सको, ऐसी कामना के साथ में। नौकरी लगोगे तो ये सब रास्ते जो है आगे ओपन होंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी को दीपावली की मंगल वेला की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। पुनः सभी को जय हिंद, जय भारत। सगड़ाने बयाने राम राम सा। और जो भी बंधुजन ध्यान रखो आप लोग इस सेशन देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में अपना राम राम जो है अवश्य भेजिएगा। आज वर्चुअल माध्यम से होता है और ऑफलाइन माध्यम से अगर आप पहुंच सके तो बिल्कुल आप लोग पधारिए। वेलकम है आपका आभानगरी डीडवाना में, ज़रूर पधारिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सा। हैप्पी दीपावली।